हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कल के वीडियो में विशेषण से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी आप लोगों से डिस्कस करे थे, और जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियो ज़रूर देख लिया करिए, जिससे कि आप लोगों को विशेषण से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार पूछे जा सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लिया करिए। और वन थिंग गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। तो आई होप आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे। और जो भी ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आप लोगों से अव्यय के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले परिभाषा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार अथवा रूप परिवर्तन नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। यानी कि जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है क्रिया विशेषण अव्यय, जिसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी जो कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसकी विशेषता बताते हैं, वो सारे ही क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता की लिखाई सुंदर है। तो सुनीता की लिखाई कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद है, यानी अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही, यानी उसके स्थान का पता चलता है, वही क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर आदि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया या कार्य के होने के समय का पता चलता है, यानी कि क्रिया किस वक्त संपन्न हुई है उस समय का पता चलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे आज, कल, शीघ्र, प्रतिमास, प्रतिदिन आदि, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर होगी। एंड वन थिंग गाइस, आप लोग मेरे साथ नोट्स तो बनाते चल रहे हो ना। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे साथ साथ नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं खुद इतनी मेहनत करती हूँ, खुद से आप लोगों के लिए नोट्स हैंडमेड रिटन नोट्स लेके आती हूँ, जिससे कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। इससे आप लोगों को आधे से ज़्यादा तैयारी तो ऐसे ही हो जाएगी। तो आई होप आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा 3rd नंबर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट हो, अर्थात नाप तौल संबंधी अधिकता, न्यूनता आदि का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें परिमाण संबंधी बातों का पता चले, यानी नाप तौल, वो कोई चीज़ कितनी है इसके बारे में पता चलता है, तो वो हमारा क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत, इतना, उतना, कुछ, थोड़ा थोड़ा आदि। ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने की रीति या ढंग का पता चलता है, यानी कि जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि वो क्रिया किस तरह से संपन्न हो रही, उसके ढंग का पता चलता है, वही हमारे क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, अचानक, उचित, अनुचित आदि, ये सारे ही हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आई होप आप लोगों को क्रिया विशेषण के सारे ही भेद अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है।
जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी संबंध बोधक नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आपस में संबंध दिखाना, तो संज्ञा के बाद आकर के दूसरे शब्द से संबंध दिखाना, वाक्य में जो दूसरा शब्द है उससे संबंध दिखाना, यही क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे कि परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, यानी अगर आप लोग परिश्रम करोगे तभी तो आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। यानी ये आपस में क्या है? संबंध है। परिश्रम करने के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, तो परिश्रम के बिना, तो के बिना क्या है? संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट पॉइंट में एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, संबंध बोधक अव्यय के 14 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय को इंग्लिश में कंजक्शन बोला जाता है। दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने या जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि दो शब्दों हों या दो वाक्य हों, उनको आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, किंतु, एवं, लेकिन, पर, मगर, व, अथवा आदि, ये सारे ही वर्ड हमारे कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। राम निकला और पानी होने लगा, यानी कि राम निकला ये भी एक सेंटेंस है, पानी होने लगा ये भी एक सेंटेंस है। तो दो वाक्य को जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? और का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय के भी 3 प्रकार होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आता है संयोजक। जो अव्यय दो अथवा अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। यानी कि जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयोजक बोलते हैं। जैसे और, व, एवं, तथा आदि। फॉर एग्जाम्पल, सीता और राधा दोनों अच्छी मित्र हैं, तो और किसको जोड़ रहा है? सीता और राधा, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? और का यूज किया जा रहा है, तो और हमारा क्या है? संयोजक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर, विभाजक। जो अव्यय दो अथवा अधिक वस्तुओं में किसी एक का त्याग या ग्रहण बताते हैं वे विभाजक कहलाते हैं। यानी कि जो अव्यय, ठीक है, दो अथवा अधिक वस्तुओं में से किसी एक का त्याग या फिर ग्रहण बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? विभाजक कहलाते हैं। यानी कि या तो किसी एक चीज को छोड़ दिया जाएगा या तो किसी एक चीज को ग्रहण कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? या, वा, नहीं तो, ताकि, क्योंकि, इसलिए, अगर, मगर, किंतु, परंतु, मगर आदि। ये सभी शब्द जो है हमारे क्या है? विभाजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। करो या मरो, आप लोगों ने सुना ही होगा ये स्लोगन, तो करो या मरो, यानी कि या तो कोई काम करो या तो छोड़ दो उसको, करो या फिर मरो, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, विकल्प सूचक। जो अव्यय विकल्प का बोध कराते हैं, विकल्प मीन्स ऑप्शन, ऑप्शन को दर्शाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे कि अथवा, अन्यथा, ना कि, या अन्यथा आदि, ये सारे ही वर्ड हमारे क्या है? विकल्प सूचक कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, चीनी अथवा नमक, यानी यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है चीनी या फिर नमक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अव्यय का लास्ट भेद जो है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का व्यंजित होते हैं तथा उनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, यानी कि जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव झलकते हैं वही हम क्या, उन्हीं के लिए हम क्या यूज करते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कि कौन कौन से हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे वाह, अच्छा, हाय, काश, त्राही त्राही, छी, अरे
आदि। और एक बात याद रखिएगा, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगा होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहचान हो जाती है हमारे क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। फॉर एग्जाम्पल हाय, वह चल बसा, कितनी दुख की बात है कि उसकी डेथ हो गई, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हाय का यूज करते हैं, ठीक है, हाय का प्रयोग किया जाता है। तो यही हमारे क्या हो गए, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए। लास्ट में हम लोग एक चीज और जान लेते हैं, निपात क्या होता है। निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है, इनका लिंग वचन नहीं होता है, निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, यानी कि ये सहायक शब्द तो होते हैं लेकिन वाक्य के अंग में कंसीडर इनको नहीं किया जाता है, उसमें इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन वाक्य के समग्र अर्थ को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये वाक्य में लगने से अर्थ को ये प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि ये अर्थ को प्रभावित करेंगे। जैसे हाँ, जी, जी हाँ, जी नहीं, नहीं, क्या, काश, ठीक, करीब, लगभग, तो, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ये सारे ही वर्ड क्या होते हैं, निपात कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं खाऊंगा, ठीक, मैं खाऊंगा, ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी एक साधारण वाक्य दिया है, हाँ मैं खाऊंगा, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, निपात का प्रयोग किया जा रहा है, तो हाँ मैं खाऊंगा, यानी ये कंफर्म है कि मैं खाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अर्थ इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा अर्थ जो है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, राम ने मुझे मारा, राम ने मुझे मारा, अब राम ने ही मुझे मारा, यानी राम ही ने मुझे मारा है, ठीक है, अब बिल्कुल कंफर्म हो गया, तो ये क्या है, ये निपात कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड गाइस प्लीज़, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उससे देखा जरूर करा करिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे देखिए। तो मैं आप लोगों के लिए ही तो ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को यूपी टेट का पेपर क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बस प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही बनी रहूँ और आप लोगों से जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कंप्लीट करूँगी, तो उसको भी मैं पूरा कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस।